नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुछ समय पहले हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किया था, जिसमें आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आपसे पूछा गया था कि इस प्रकार के यदि प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो आपने काफ़ी कमेंट्स किए, तो उसी को देखते हुए ये सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। इसमें भी 30 प्रश्न मिलेंगे और यहाँ पर भी वही नियम लगेंगे। 30 में से 20 आपको अंक प्राप्त करना है। यदि 20 अंक आप प्राप्त कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी बाल विकास की। तो यहाँ पर 30 में से आपको 20 अंक प्राप्त करना है। हर प्रश्न का आपको कमेंट्स के माध्यम से आंसर देना है और अंत में बताना है कि इन 30 प्रश्नों में आप कितने नंबर ला रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न काफ़ी सरल है, आपके सामने है। खिलौनों की आयु कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, जितने भी ग्रुप है सब में शेयर करना है और जो भी वीडियो को देख रहा है सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बस 3 जो कार्य है आपको ये जल्दी से कर लेना है। तो पहला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। कौन सी अवस्था को कहा जाता है खिलौनों की आयु? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या फिर उक्त सभी को? काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सरल है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो जो खिलौनों की आयु है वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। कितने से कितने वर्ष तक की होती हैं? तो ये 3 से 6 वर्ष तक की होती हैं। इस अवस्था में बालक खिलौनों से खेलना पसंद करता है। कौन सी अवस्था में? पूर्व बाल्यावस्था में। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। वो कौन सी अवस्था है जिसमें बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? शैशवावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, या फिर प्रौढ़ावस्था है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यकाल की जो अवस्था होती है वो कितने से कितने वर्ष तक की होती है? तो वो 6 से 12 वर्ष तक की होती है उत्तर बाल्यकाल की अवस्था। इसमें 1 से 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं। इसकी कुछ विशेषता भी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक प्रश्न पूछा जाता है बाल्यावस्था से कि बाल्यावस्था को किसने मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? तो वो रास द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया है? रास द्वारा। मिथ्या परिपक्वता का काल कौन सी अवस्था है? तो वो बाल्यावस्था है। किसके द्वारा कहा गया है? तो रास के द्वारा कहा गया है। इसकी जो अवधि होती है वो कितने से कितने वर्ष तक की होती है? तो 6 से 12 वर्ष तक की होती हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषता है उसमें रुचियों में परिवर्तन, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, संग्रह एवं खोज की प्रवृत्ति, सामाजिक गुणों का विकास, रचनात्मक कार्यों में आनंद और टोली बनाना, यह सभी उत्तर बाल्यावस्था काल की विशेषता है। तो जो मैंने आपको बताया है वो आपको ध्यान में रखना है। आपका राइट आंसर यहाँ पर दूसरा वाला होगा। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर देखिए, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या फिर बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या फिर विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। यहाँ पर विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? विकास उकसाने या फिर बढ़ावा देने से नहीं होता है। यहाँ पर जो कथन है ये असत्य होगा। यहाँ पर जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? यहाँ पर सकारात्मक दंड का आपको उदाहरण बताना है। कौन सा है? मित्रों के द्वारा उपहास है, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना है, मिनमेक निकालना बंद करना है, या फिर उक्त सभी? सकारात्मक दंड के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर आपका होगा मित्रों के द्वारा उपहास। मित्रों के द्वारा उपहास एक प्रकार का सकारात्मक दंड होता है जिसमें वह प्रत्यक्ष रूप से बुरा नहीं मानता है। जो भी मित्र होता है, यदि आपका उपहास उड़ा रहा है, हंसी उड़ा रहा है, तो वहाँ पर एक सकारात्मक दंड माना जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर पहला वाला होगा। पांचवा प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पर देखिए, अस्थायी परिवर्तन के बारे में पूछा गया है। अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, या फिर अभिप्रेरणा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अभ्यस्तता। याद रखिएगा, किसी उद्दीपन में निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन कहलाता है वो अभ्यस्तता कहलाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। छठा प्रश्न है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? यहाँ पर देखिए, अध्यापक को कौन सा प्रयोग नहीं करना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, या फिर संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? दबाव से
दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ये अभिवृत्तियों के परिवर्तन का सही तरीका नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए 7वां प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही है। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में आपको बताना है। चारों विकल्पों को पढ़ूंगा मैं, तो ध्यान से सुनिएगा। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, दूसरा वाला विकल्प भी सही है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, तीसरा वाला भी विकल्प आपका सही होगा उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। कुछ जानकारी है जो उपलब्धि अभिप्रेरक के बारे में आपको जानना जरूरी है। यदि एग्जाम में पूछे कि उपलब्धि अभिप्रेरक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपको याद रखना है एटकिंसन और मैक्लीलैंड। याद रखिएगा, एटकिंसन और मैक्लीलैंड उपलब्धि अभिप्रेरक सिद्धांत के प्रतिपादक है। इसमें दो प्रेरक कार्य करते हैं, कौन कौन से। पहला है एक सफलता प्राप्त करने का प्रेरक और दूसरा है असफलता से बचने का प्रेरक। ये दो प्रेरक कार्य करते हैं उपलब्धि अभिप्रेरक में। तो याद रखिएगा इसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, एटकिंसन और मैक्लीलैंड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एवं बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है। यहाँ पर देखिए चेतन के 3 स्तर से आपको समझ में आ गया होगा आंसर क्या होगा। गुण सिद्धांत होगा, प्रकार सिद्धांत होगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होगा या फिर व्यवहारवाद सिद्धांत होगा। तो ये होगा हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इसके जनक कौन है। तो याद रखिएगा इसके जनक है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है और उन्होंने चेतना के कितने स्तर बताए हैं, 3 स्तर बताए हैं। कौन कौन से, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा होगा, तीसरा वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण या फिर उदातीकरण। तो आपका राइट आंसर होगा विस्थापन। विस्थापन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षित होता है। याद रखिएगा, विस्थापन एक ऐसी रक्षा तंत्र युक्ति है जिसमें व्यक्ति कष्टपूर्ण स्थिति या समस्या का सामना करने के स्थान पर उसकी प्रतिक्रिया अन्यत्र प्रकट करता है, यानी कि कहीं और प्रकट करता है। उदाहरण के तौर पर 1-2 उदाहरण और समझ लीजिए, जैसा कि शिक्षक से डांट खाकर अपने छोटे भाई बहनों पर भड़ास निकालना, सास से झगड़ा होने पर बहू द्वारा अपना गुस्सा बच्चों पर निकालना। तो 2 उदाहरण और आपके सामने हैं, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर सेकंड वाला होगा। 10वां प्रश्न है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको, दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या फिर आवश्यकताओं को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा आवश्यकताओं को। किसको संतुष्ट किया जा सके, आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा व्यवहार है जो भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन या फिर स्वलिनता। 4 विकल्प जैसे ही आपने पढ़े होंगे, राइट आंसर आपके सामने होगा स्वलिनता। स्वलिनता व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। यहाँ पर फोर्थ वाला जो विकल्प होगा ये सही रहेगा। स्वलिनता व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि ये एक प्रकार का तंत्रिका विकार है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला विकल्प सही होगा। 12वां प्रश्न है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या फिर उक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा समावेशित शिक्षा द्वारा। याद रखिएगा, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए जो प्रावधान किया जा सकता है वो समावेशित शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। और समावेशित शिक्षा किस पर बल देता है ये भी आपका जानना जरूरी है। तो याद रखिएगा, समावेशित शिक्षा शारीरिक व मानसिक रूप से निःशक्त बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा की व्यवस्था पर बल
देता है। साथ में आपको पता होना चाहिए कि जो अक्षम बच्चे हैं, निःशक्त बच्चे हैं, इनके लिए जो कानून बनाया गया था वो सबसे पहले कहाँ पर बना था और कब बना था, तो याद रखिएगा सबसे पहले बना था 1975 में। अमेरिका में अमेरिकन कांग्रेस ने अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए कानून बनाया था। कब बनाया था? 1975 में। कहाँ बना था? अमेरिका में। अमेरिका में अमेरिकन कांग्रेस ने अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए कानून बनाया था। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पूछा गया है, इन चारों विकल्पों में से वो कौन सा तरीका है जो अधिक महत्वपूर्ण है? शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, या फिर अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। 4 विकल्प हैं आपके सामने। सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अच्छा तरीका है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा प्रथम से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है। कितनी है? 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। यहाँ पर देखिए समझिएगा, यदि साधारण तरीके से प्रश्न पूछिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक जो विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात है वो कितना है, तो आपका आंसर अलग होगा। और जब विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो आपका आंसर अलग होगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि प्रश्न में इस प्रकार का प्रश्न पूछे जो मैंने आपको बताया, तो आपका आंसर होगा 1:40। साथ में एक प्रधानाध्यापक का भी वहाँ पर पद होगा यदि 200 से ज़्यादा विद्यार्थी है तो। कक्षा 1 से लगाकर कक्षा 5 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ, यदि वहाँ पर 200 से अधिक विद्यार्थी हैं तो 40 यानी कि 1:40 का जो रेशियो है वो रहेगा। साथ में एक जो प्रधानाध्यापक है उसका पद भी वहाँ पर रहेगा। यदि साधारण तौर पर पूछे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक जो विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात है वो कितना होता है, तो वो होता है 1:30। एक अध्यापक रहेगा और वहाँ पर 30 छात्र रहेंगे। यदि कक्षा 6 से 8 तक का पूछे तो वो अनुपात होगा 1:35। और कक्षा 1 से 8 तक पूछे तो वो रहेगा आपका 1:40। ध्यान दीजिएगा, सबके जो अनुपात हैं वो अलग अलग है। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, ये जो अनुपात है ये कक्षा 1 से 5 तक का है। साधारण वे में पूछे तो यदि 200 से अधिक छात्र हैं तो आपका आंसर 1:40 होगा। साथ में यदि 6 से 8 तक का पूछे तो छात्र का जो 6 से 8 तक का अनुपात पूछे तो वो है 1:35। और 1 से 8 तक का जो अनुपात रहेगा वो 1:40 रहेगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो कौन सी धारा के अंतर्गत दिया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, तो याद रखिएगा वो धारा 25 है। धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात दिया गया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है जैसा कि मैंने आपको बताया वो सभी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, या फिर इनमें से सभी। 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट्स के माध्यम से दे आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को निर्धारित करता है। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को निर्धारित करता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। जो अध्यापक यहाँ विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है वहाँ अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेपण भी महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, या फिर व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के
फलस्वरूप होता है। 4 विकल्प हैं, कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये सत्य नहीं है, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठ अध्यापक बालक को इन नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से बाहर निकाल सकता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, वो कौन सी विशेषता है जो परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। यहाँ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यहाँ अभ्यास पर निर्भर करती है, यहाँ प्रेरकों पर निर्भर करती है, या फिर यहाँ जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। तो राइट आंसर होगा यहाँ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। याद रखिएगा, परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि जो अधिगम है ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। परिपक्वता व्यक्ति के बढ़ने एवं विकसित होने से आती है, जबकि अधिगम का अनुभव ज्ञान एवं अभ्यास से होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, पहला वाला होगा। अगला प्रश्न है, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है। यहाँ पर जो विचार दिया गया है इसके विपरीत कौन सा है ये आपको बताना है। वयस्कों पर निर्भर ना होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, या फिर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। यहाँ पर देखिए विपरीत क्या है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेना होता है, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था में बालक में सामूहिकता का जो भाव होता है वो तीव्र होता है। वहाँ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल नहीं लेता है। तो यहाँ पर कौन सा विचार विपरीत रहेगा, तो विपरीत जो रहेगा वो फोर्थ वाला आपका विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। यहाँ पर देखिए अभिप्रेरणा का कौन सा उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है। कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की है, या फिर जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। यहाँ पर देखिए अभिप्रेरणा का परिणाम कौन सा नहीं है बताना है। तो राइट आंसर होगा आपका जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। ये अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, एक उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर आपका सेकंड वाला होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। यहाँ पर देखिए एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कौन सा विकल्प कार्य करेगा ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट्स के माध्यम से आंसर दीजिएगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली आंसर बताने वाला हूँ। 4 विकल्प ज़्यादा बड़े हैं। तो राइट आंसर आपका होगा विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर तीसरा वाला होगा। ये एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य। यहाँ पर योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना, अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड ना प्रदान करना, अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना, या फिर ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा है। यहाँ पर योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य आपको बताना है क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है इसका पता लगाना, ये योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है। यहाँ पर बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है ये पूछा गया है। मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, या फिर बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर है। यहाँ पर बहिर्मुखी विद्यार्थी
अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा दूसरा वाला। बहिर्मुखी विद्यार्थी मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, जबकि जो अंतर्मुखी विद्यार्थी होता है वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। आंखों के संपर्क के आधार पर समझ सकता है, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, या फिर गृह कार्य के आधार पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। याद रखिएगा, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है, किसके आधार पर? भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, या फिर पुरस्कार केंद्रित। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कार्य केंद्रित। सृजनशील के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कार्य केंद्रित रखना चाहिए। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता, ये किसकी विशेषता है? धीमी गति से सीखने वालों की हैं, सामान्य या फिर औसत अधिगमकर्ता की है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की हैं, या फिर अधिगम निर्योग्य बालकों की है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अधिगम निर्योग्य बालकों की ये विशेषता है। यहाँ पर बात करते हैं कि जो अधिगम निर्योग्य बालक है, जो ये नाम है, इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये किर्क के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, अधिगम कठिनाइयों के लिए सैमुअल किर्क ने अधिगम अक्षमता या फिर अधिगम निर्योग्य बालक नाम का प्रयोग किया था। किसके द्वारा किया गया था? सैमुअल किर्क के द्वारा। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। अवधान केंद्रण की है, स्मृति की है, प्रत्यक्षीकरण की है, या फिर इनमें से सभी की है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रत्यक्षीकरण की है। याद रखिएगा, इसमें अक्षरों में भेद ना कर पाने से यह संबंधित होता है प्रत्यक्षीकरण। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तीसरा वाला। इसमें फ एवं व, मा एवं ना अक्षरों की ध्वनियों में अंतर जो बच्चा है या फिर जो बालक है वो अंतर नहीं कर पाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? वो कौन सा कार्य है जो अध्यापक नहीं कर सकता? 4 विकल्प हैं आपके सामने। 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, या फिर पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो ये पल्स पोलियो कार्यक्रम में एक अध्यापक को नहीं लगा जा सकता। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 27 के अंतर्गत। याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार किसी भी शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना में, आपदा या महामारी व चुनाव कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाने के निर्देश है। अतः जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें पल्स पोलियो जो कार्यक्रम है इसमें अध्यापक कार्य नहीं करेगा या फिर इनको नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यहाँ अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, इसलिए शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता, यहाँ प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है इसलिए, या फिर यहाँ न्यायदर्श पर आधारित होता है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट्स के माध्यम से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आंसर होगा जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा ये किया जाता है, इसलिए ये भिन्न है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? यहाँ पर देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए नहीं है, यह आपको बताना है। वस्तुओं का प्रेक्षण करना व अवलोकनों को रिकॉर्ड या फिर दर्ज करना, रेखाचित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, या फिर अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। 4 विकल्प हैं। सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा
अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना उच्च प्राथमिक स्तर के बजाय ये उच्च माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त हो सकता है, ना कि उच्च प्राथमिक स्तर पर। यहाँ पर देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था कि कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है विज्ञान विषय को समझने के लिए, तो वो है अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। ये कहाँ पर उपयुक्त होगा? ये उच्च माध्यमिक स्तर पर यह तरीका उपयुक्त होगा, ना कि उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान विषय को समझने के लिए? वस्तुओं का प्रेक्षण करना व अवलोकन का रिकॉर्ड या फिर दर्ज करना, रेखाचित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, या फिर अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। सही आंसर क्या होगा? कमेंट्स के माध्यम से फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। ये उपयुक्त तरीका नहीं है विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर। कहाँ पर उपयुक्त है ये? उच्च माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त हो सकता है, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर यह तरीका उपयुक्त नहीं हो सकता विज्ञान विषय को समझने के लिए। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? फोर्थ वाला। अंतिम प्रश्न है, किसकी अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी है? 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी अवस्था है जिसमें बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी है। तो वह अवस्था है 8 से 9 वर्ष की, और यह अवस्था उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है, 8 से 9 वर्ष तक की। और उत्तर बाल्यावस्था में बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था, टोटल आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। तो हम आशा करेंगे कि आपको 30 में से 30 अंक प्राप्त हुए होंगे। कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।